हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग यूपी बोर्ड 2025 में पूछे गए पेपर 347 केसी के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहले प्रश्न का खंड दिया है कि 10 MHCl के 100 ml को 10 Na2CO3 के 75 ml के साथ मिलाया गया तो परिणामी विलयन क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मी। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको जो भी पदार्थ दिए गए हैं उन पदार्थों के मोलरता को हम नॉर्मलता में बदलेंगे। जैसे यहाँ पर HCl की मोलरता 10 m दिया हुआ है तो हम HCl की मोलरता को नॉर्मलता में बदलेंगे, जिसका आसान तरीका ये होता है कि अगर कोई अम्ल है तो वह जितना H+ त्याग सकता है उसका मोलरता में गुणा कर दीजिए तो वो नॉर्मलता में बदल जाएगा। क्योंकि HCl एक ही H+ त्यागेगा, अतः एक का गुणा करने पर इसकी नॉर्मलता जो है वो हो जाएगी 10N। ठीक है, और इसका हमने 100 ml लिया है। इसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट देखिए, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर इसमें ना H है ना OH है, तो हम ये देखते हैं कि इसमें धनायन या ऋणायन, धनावेशों या ऋणावेशों की संख्या कितनी है। तो देखिए 1 Na पर 1+ होता है, 2 Na पर 2+ होगा। अब धनावेश या ऋणावेशों की संख्या को अगर हम मोलरता से गुणा करते हैं तो यहाँ पर इसकी नॉर्मलता आ जाती है जो कि आएगी 20N। अब यहाँ पर जब आपको दोनों पदार्थों की नॉर्मलता पता हो गई है तब आपको करना ये है कि दोनों के मिलितुल्यांक निकाल लेंगे। मतलब नॉर्मलता जो आपका ये 10N है और ये जो आयतन है इसका हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं। अब जब हम यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो हमारे मिलितुल्यांकों की जो संख्या आएगी HCl के लिए वो आएगी 1000। जबकि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट की नॉर्मलता है 20 और इसका आयतन है 75 ml, इन दोनों का गुणा करने पर जो मिलितुल्यांकों की संख्या आएगी वो आएगी 1500। अब यहाँ पर अगर इसके मिलितुल्यांकों की संख्या 1500 है तो जिसके मिलितुल्यांक ज़्यादा होते हैं विलयन की प्रकृति भी वैसी ही दिखाई देती है। तो यहाँ पर चूँकि सोडियम कार्बोनेट की प्रकृति क्षारीय होती है, उसकी मिलितुल्यांकों की संख्या ज़्यादा है। अब यहाँ पर इसके 1500 मिलितुल्यांक में से 1000 मिलितुल्यांक इस अम्ल को उदासीन कर देंगे तो भी इसके 500 मिलितुल्यांक बच जाएंगे, यानी सोडियम कार्बोनेट के मिलितुल्यांक बचेंगे। चूँकि सोडियम कार्बोनेट की प्रकृति क्षारीय है तो यहाँ पर विलयन की भी प्रकृति क्षारीय होगी। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि कॉपर डबल प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। Cu डबल प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है। अब अगर मैं कॉपर पे यहाँ 2+ लगा दूँ तो यानी कॉपर के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन तो 4s से त्याग लिया जाएगा, यानी 4s ख़त्म हो जाएगा और 3d से भी एक इलेक्ट्रॉन को जाना होगा, यानी कॉपर डबल प्लस के 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन। अब चूँकि यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है तो आप यहाँ पर डी कक्षक को बना लीजिए। डी कक्षक में बनाने में डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। इसमें जब आप 9 इलेक्ट्रॉनों को रखेंगे तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर आपको केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी यहाँ पर हमारा आंसर ए सही है। अगला दिया है प्रश्न CONH3 का होल 5 Cl विलयन में कुल आयनों की संख्या कितनी होगी। सेम यही प्रश्न हमको 347 JZ में भी मिला था। इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो बड़े ब्रैकेट में लिखी चीज़ है जिसको उपसंहरणक क्षेत्र कहते हैं, यह कभी भी नहीं टूटेगा। केवल यह जो Cl है यही आयनित होगा। तो अगर हम इसको आयनित करके देखें तो यहाँ पर ये इस प्रकार से आयनित होगा। ये 2 Cl जो हैं ये अलग हो जाएंगे Cl- बन करके, देखिए 2 Cl ये हो गए। और जो हमारा मंडल है जिसमें CO है, यहाँ पर NH3 का होल 5 है और Cl भी है, यह आयनित नहीं होगा, ये अलग है। तो आप देखिए यहाँ पर 2 माइनस आवेश हैं तो इसका विपरीत आवेश मंडल पे आ जाएगा। तो आपको कुल कितने आयन मिले, चलिए इसको गिन लेते हैं। एक आयन ये हो गया, एक आयन ये हो गया और एक आयन ये हो गया, यानी कुल हमको 3 आयन मिले हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी जो है वो सही माना जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो देखिए
एल्डिहाइड जो होते हैं वो फेलिंग विलयन को अपचयित करते हैं, तो एसिटाल्डिहाइड भी फेलिंग विलयन को अपचयित करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड भी करेगा। अम्लों में फॉर्मिक अम्ल एक ऐसा अम्ल होता है जो टॉलिन अपकर्मक फेलिंग विलयन दोनों को अपचयित करता है। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, यह कभी भी फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर पाएगा क्योंकि यह काम केवल अम्लों में फॉर्मिक अम्ल ही करता है। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है सूत्र C4H11N से कितने प्राथमिक एमीन संभव हैं। सेम यही प्रश्न 347 के JZ में पूछा गया था, जहां पर हमारा ऑप्शन डी यानी 4 प्रकार के प्राथमिक एमीन संभव हैं वो हमने टिक किया था। अब ये कैसे है उस चीज़ को हमने यहाँ नीचे ड्रा करके दिखा दिया है। यही वो 4 प्राथमिक एमीन इस सूत्र से संभव हैं जो बन पाएंगे। अगला हमारा आता है कि किस विटामिन के अभाव से स्कर्वी रोग होता है। सबको मालूम है कि वह विटामिन हमारा सी होता है, यानी ऑप्शन बी सही है। अब दिया है क्वथनांक उन्नयन एवं मोललता में क्या संबंध होता है। सबको मालूम है कि क्वथनांक में उन्नयन को हम लोग डेल्टा टीबी से लिखते हैं और प्रयोगों द्वारा ये पाया गया है कि क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। बाद में आप यहाँ पर डेल्टा टीबी बराबर लगाएंगे तो यहाँ एक स्थिरांक आता है KB और यहाँ पर हो जाता है यम। यहाँ KB को हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इस चीज़ को देखिए हमने नीचे यहाँ सॉल्व करके बताया है कि प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि क्वथनांक का उन्नयन यानी डेल्टा TB विलयन की मोललता के अनुक्रमानुपाती है। और यहाँ पर देखिए उस क्वेश्चन को हमने फिर डेल्टा TB को अनुक्रमानुपाती किया है, यहाँ KB लाए हैं और KB को हमने यहाँ बताया है कि ये मोलल उन्नयन स्थिरांक है। फिर अगर हम मान लेते हैं कि विलेय और विलायक के भार क्रमशः स्मॉल w और कैपिटल W ग्राम है और विलेय का अणुभार स्मॉल m है, तो देखिए विलेय के मोलों की संख्या भार बटा अणुभार करके निकालेंगे। विलायक का भार हमने W ग्राम माना है जिसको किलोग्राम में बदल लेंगे और इसके बाद हम विलयन की मोललता निकालेंगे। विलयन की मोललता निकाल करके सूत्र रख करके यहाँ से हम स्मॉल m का मान निकालेंगे और स्मॉल m का यही मान हम ले जा करके इस समीकरण 1 में जब रख देते हैं तो हमको एक नया सूत्र प्राप्त होता है, डेल्टा TB बराबर KB इंटू 1000 इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाई कैपिटल W इंटू स्मॉल m। अगला प्रश्न है कि HgCl2 यानी मर्क्यूरी क्लोराइड तथा स्टेनस क्लोराइड जलीय विलयन में एक साथ क्यों नहीं रह सकते हैं। इसका वजह यह है कि अगर आपने मर्क्यूरी क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड को एक साथ रखा तो ये आपस में क्रिया कर लेते हैं, जिसमें मर्क्यूरी क्लोराइड का अपचयन हो जाता है मर्क्यूरस क्लोराइड में और स्टेनस क्लोराइड का अपचयन हो जाता है स्टेनिक क्लोराइड में। तो इन दोनों की क्रिया एक साथ हो सकती है, इसलिए इन दोनों को हम कभी भी एक साथ नहीं रखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए कि ये दोनों यौगिक आयनीकरण समावयवी हैं। आयनीकरण समावयवी वो होते हैं जिनका सूत्र तो समान होता है, लेकिन जब इनका आयनन करेंगे तो हमको भिन्न भिन्न यौगिक प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर जब आयनन किया है तो बड़े ब्रैकेट के अंदर की चीज़ आयनित नहीं होती है, केवल यहाँ पर जो सह आयन SO4 है वह आयनित हुआ है तो इसने अलग आयन दिया है, और यहाँ पर सह आयन आपका Cl है तो इसने अलग आयन दिया है। इन दोनों यौगिकों का अणुसूत्र समान है, लेकिन आयनन पर इनके द्वारा भिन्न भिन्न आयन उत्पन्न किए गए हैं, अतः ये दोनों यौगिक आयनीकरण समावयवी या आयनन समावयवी कहलाते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है एथिल ब्रोमाइड का। ये प्रश्न काफ़ी आसान है। इसमें अगर आप देखिए तो एथिल ब्रोमाइड को KOH से जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ से ये जो K है ये इस Br से क्रिया करके यहाँ बना लेगा KBr, और यहाँ पर OH जो बचेगा वो C2H5 से जुड़ने चला आएगा, तो आपका जो यौगिक A बनेगा वो बनेगा C2H5OH। इसके बाद जब हमको यौगिक A मिल गया तो उसको अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी ऑक्सीकारक पदार्थ द्वारा ऑक्सीकरण करेंगे। जब किसी अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो पहले एल्डिहाइड और बाद में अम्ल बनता है। चूँकि यहाँ पर जो हमारा अल्कोहल है उसमें 2 कार्बन हैं, तो इसलिए हमको जो अम्ल मिलेगा यानी जो B मिलेगा वो भी 2 कार्बन वाला अम्ल होगा, और 2 कार्बन वाला अम्ल हमारा CH3COOH होता है। अब इसको लिखने का तरीका देखिए यहाँ पर बताया गया है कि C2H5Br को जब KOH से क्रिया कराया गया है तो पहले एथिल अल्कोहल मिला, और बाद में हमने जब K2Cr2 और H2SO4 के द्वारा उसका ऑक्सीकरण किया तो हमको B यानी एसिटिक अम्ल मिला। तो यहाँ A बराबर एथिल अल्कोहल है और B बराबर एसिटिक अम्ल है। अब एक क्वेश्चन आता है कि 6 ग्राम यूरिया अगर 200 ग्राम जल में घुली है तो क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। तो अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो यहाँ पर देखिए 6 ग्राम यूरिया यानी विलेय का भार दिया है, विलेय का भार यानी स्मॉल w का मान दिया है,
200 ग्राम जल दिया यानी कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया है। क्वथनांक में उन्नयन यानी केबी का मान आपको निकालना है और जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक यहाँ पर क्वथनांक के उन्नयन की गणना करनी है। क्वथनांक का उन्नयन मतलब होता है आपको डेल्टा टीबी की गणना करनी है, डेल्टा टीबी निकालना है और जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केबी का मान भी आपको दिया हुआ है 0.52। अगर इतनी चीज़ें दिया है तो आप इसमें सीधे सूत्र लगाइए। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 6 ग्राम स्मॉल डब्ल्यू का मान था, जैसे मैंने पहले भी इसको बताया था। विलायक जो कैपिटल डब्ल्यू है वो दिया हुआ है, आपको यहाँ पर दिया है। आप यहाँ पर यूरिया जो कि विलेय है उसका अणुभार निकाल लीजिएगा जो कि 60 आता है और उसके बाद आप इस सूत्र को अप्लाई करेंगे। इस सूत्र में आपको केबी का मान पता है, स्मॉल डब्ल्यू का मान पता है, कैपिटल डब्ल्यू का मान पता है और आपने स्मॉल एम का मान अभी कैलकुलेशन से निकाल लिया है। ये सारी वैल्यू रखेंगे तो आपको डेल्टा टीबी यानी क्वथनांक का उन्नयन ये पता हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखने हैं। पहला दिया है बेंजील एल्कोहल से बेंजोइक अम्ल। तो देखिए यहाँ बेंजील एल्कोहल से बेंजोइक अम्ल का मतलब है कि एल्कोहल को अम्ल में बदलना है। अगर एल्कोहल को अम्ल में बदलना होता है तो हमारे पास बहुत सारे अभिकर्मक होते हैं, जैसे आप क्षारीय केमेनोफोर ले सकते हैं या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट में हमने इस चीज़ को बता दिया कि आप क्षारीय केमेनोफोर का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। इसके सिवा यदि आप चाहें तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग करेंगे। ये देखिए जब आप बेंजील एल्कोहल यहाँ पे लेंगे, क्षारीय केमेनोफोर से क्रिया कराएंगे तो कुछ देर के लिए बेंजल्डिहाइड बनेगा जो पुनः ऑक्सीकृत होकर के बेंजोइक अम्ल का निर्माण करेगा। हालांकि इस प्रश्न में केवल अभिकर्मक का नाम बताना था तो आप केवल नाम लिखेंगे, मैंने समीकरण भी समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। अगला प्रश्न आता है कि अगर ब्यूटेन 2 ऑन से ब्यूटेन 2 ऑल बनाना है तो इसको ज़रा संरचना के जरिए समझिए। तो ब्यूटेन 2 ऑल में देखिए यहाँ पे CO ग्रुप है, जबकि हमको यहाँ कार्बन के ऊपर OH लगाना है। इसका साफ मतलब है हमको इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड यहाँ पर ये वाला बॉन्ड गायब करके और ऑक्सीजन को H देना है, यानी यहाँ पे H लाना है। H का मतलब होता है कि आपको कोई ना कोई अपचायक पदार्थ लेना पड़ेगा या आप हाइड्रोजन ले सकते हैं। तो देखिए इस क्रिया के लिए आप डायरेक्टली H2 लेकर के निकल से क्रिया करा सकते हैं या तो आप इन अपचायक पदार्थों का भी उपयोग कर सकते हैं जहाँ से आपको नवजात हाइड्रोजन मिलेगा। तो आपके अभिकर्मक या तो हाइड्रोजन ऑप्टिक निकल हैं, यानी हाइड्रोजन का अणु लीजिए निकल की उपस्थिति में, या फिर इन पदार्थों को ले लीजिए जो नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न आता है एथेनॉल को निम्नलिखित यौगिकों में कैसे परिवर्तित करेंगे। केवल रासायनिक समीकरण यहाँ पर आपको देना है। तो पहला हम यहाँ देखते हैं कि एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल हम कैसे प्राप्त करेंगे, यानी ये वाला एथेनॉल से हम पहले 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ हमने हेडिंग बना दिया है। अब आपको मालूम है एथेनॉल एस्टल्डिहाइड का ही IPSC नाम है। इससे अगर आपको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाना है तो आपको एल्डोल संघनन करना होगा। आप सब जानते हैं एल्डोल संघनन में क्या करते हैं, एस्टल्डिहाइड के 2 अणु जोड़ते हैं। देखिए ये एस्टल्डिहाइड का पहला अणु है और ये एस्टल्डिहाइड का दूसरा अणु है। इनकी क्रिया में किस प्रकार से ये बनता है इसको समझते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड जो होता है वो आपको गायब कर देना है, यानी जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा। ये बॉन्ड आप गायब कर देंगे, जिसको मैं यहाँ पे हल्का सा ग्रीन कट कर रहा हूँ। केवल एक बॉन्ड गायब करेंगे और बाद में इस हाइड्रोजन को ला करके आप यहाँ इस ऑक्सीजन को दे देंगे और बाकी जितनी चीज़ें बच गई हैं उसको ला करके इस कार्बन पे आप जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर OH आ गया और बाकी जो चीज़ें बच गई थी वो सीधे कार्बन से जुड़ गई। यह यौगिक हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल हमको प्राप्त हो गया। ये एल्डोल संघनन है। दूसरा कन्वर्जन जो दिया है वो दिया है कि आपको इसी एथेनॉल से फिर बनाना है ब्यूटूइन अल करके 1 अल जो है। अब ये कैसे बनेगा, तो देखिए इसके लिए आपको सेम यही प्रोसेस फिर से दोहराना है। देखिए जो समीकरण हमने ऊपर लिखा था वही समीकरण हमने फिर से रिपीट कर दिया। देखिए सेम वही समीकरण जो हमने ऊपर लिखा था यही सेम समीकरण देखिए यहाँ से यहाँ तक रिपीट करेंगे। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे आगे इसको गर्म कर दें तो होता क्या है, यहाँ से एक H निकलता है, इस CH2 वाले कार्बन से एक H निकलता है और यहाँ से पूरा OH ये H2O बन के देखिए यहाँ पर निकल गया है। और इसके बाद चूँकि इस कार्बन और इस कार्बन दोनों से परमाणु निकले हैं तो इनके बीच देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया है और हमारा बन गया है ब्यूटूइन 1 अल या केवल अल भी बोल सकते हैं। अगला आता है कीटोन फेलिंग विलयन तथा टॉलिन अपकर्मक को अपचयित नहीं करता है, जबकि फ्रक्टोज जिसमें कीटोन समूह होता है कर देता है। क्यों?
मतलब आपको ये बताना है कि जब कीटोन फेलिंग विलयन टॉलिन अपकर्मक से क्रिया नहीं करता है तो फ्रक्टोज में कीटोन होने के बावजूद फ्रक्टोज क्यों फेलिंग विलयन और टॉलिन अपकर्मक को अपचयित कर देता है। तो इसका सीधा आंसर ये है कि चाहे आप फेलिंग विलयन लीजिए या टॉलिन अपकर्मक, दोनों में माध्यम क्षारीय होता है। अगर आप इसको डिटेल पढ़ेंगे तो दोनों में माध्यम क्षारीय होता है और क्षारीय माध्यम में फ्रक्टोज का पुनर्विन्यास ग्लूकोज में हो जाता है, यानी फ्रक्टोज बदल जाता है ग्लूकोज में, उसमें एल्डिहाइड समूह आ जाता है और फिर वो टॉलिन अपकर्मक फेलिंग विलयन को अपचयित करता है। फ्रक्टोज का ग्लूकोज में बदलना, इस क्रिया को हम इनोलाइजेशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर दिया है कि फ्रक्टोज में कीटोन समूह होते हुए भी यह टॉलिन अपकर्मक तथा फेलिंग विलयन को अपचयित कर देता है, क्योंकि क्षार की उपस्थिति में फ्रक्टोज का ग्लूकोज में पुनर्विन्यास हो जाता है। इस क्रिया को इनोलाइजेशन कहते हैं। अगला दिया है पराशर दाब की परिभाषा दीजिए और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूरिया के 2% विलयन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले समझते हैं पराशर दाब क्या है। देखिए सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम यहाँ पर बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दें, जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे ड्रा कर दिया, इसको आप अगर अर्धपारगम्य झिल्ली माने, इस अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों तरफ हमने अलग अलग द्रव लिए हुए हैं। जैसे एक तरफ हमने लिया है शुद्ध विलायक और दूसरी तरफ हमने लिया है विलयन। दाएं तरफ विलयन है और बाईं तरफ शुद्ध विलायक है। अब अगर यहाँ पर हम ध्यान दें इस चित्र को, यहाँ पर हमने विलयन के ऊपर पिस्टन भी लगा दिया क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो होता ये है कि जब आप शुद्ध विलायक को और विलयन को एक दूसरे से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग रखते हो तो यहाँ पर पराशर की क्रिया संपन्न हो जाती है। पराशर की क्रिया में हमेशा जो विलेय का अणु होता है वह भागने लगता है विलयन की ओर। जो विलायक का अणु है वो सदैव विलयन की ओर जाने लगता है। इस क्रिया को पराशर कहते हैं। अब यदि आप पराशर क्रिया को रोकना चाहते हैं तो आपको यहाँ विलयन पर वाह्य दाब लगाना पड़ेगा इस पिस्टन के जरिए, और विलयन पर लगाया गया वह वाह्य दाब जिससे पराशर की क्रिया पूरी तरीके से बंद हो जाती है, इसी दाब को हम पराशर दाब कहते हैं। यानी विलयन पर लगाया गया वह वाह्य दाब जो पराशर की क्रिया को रोक देगा वही पराशर दाब कहलाएगा। इसे हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा भी यहाँ लिखा है कि जब किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक रखते हैं तो पराशर क्रिया को रोकने के लिए जितना न्यूनतम वाह्य दाब विलयन पर लगाते हैं वह उस विलयन का पराशर दाब कहलाता है। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। अब वहीं पर एक प्रश्न भी दिया था कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2% जलीय विलयन का पराशर दाब ज्ञात करेंगे। तो इसका पराशर दाब कैसे ज्ञात किया जाता है, देखिए वो भी आसान है कि सबसे पहले आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो ये टेम्परेचर दिया जिसको आप केल्विन में बदल लेंगे, ये दिया है। 2% विलयन का मतलब होता है कि अगर 100 मिलीलीटर विलयन है तो उसमें यूरिया का भार 2 ग्राम है। तो चलिए यूरिया का भार आपको 2 ग्राम मिल गया। विलयन का आयतन आपको 100 ml मिला है जिसको आप लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि विलयन स्थिरांक की अगर आप मात्रक को देखो तो यहाँ पर लीटर लिखा हुआ है तो इसलिए हमने इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया है। यूरिया का अणुभार निकाल लिया है। विलयन स्थिरांक का मान ब्रैकेट में आपको दिया था, आपने यहाँ पर इसको लिख दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर जब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सूत्र लगाएंगे तो देखिए हमारे पास ये सूत्र होता है पाई वी बराबर W/m/ST करके। यहाँ पर हम सारे मान रख देंगे और यहाँ पे पाई बराबर आएगा 8.2। मात्रक वायुमंडल क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ अगर आप विलयन स्थिरांक के मात्रक को देखें तो विलयन स्थिरांक के मात्रक में यहाँ पर ATM लिखा हुआ मिलेगा जो कि दाब का मात्रक होता है, इसलिए हमारा आंसर वायुमंडल यानी ATM में आएगा। अब दिया फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों को समझाइए। तो देखिए फैराडे के विद्युत अपघटन के 2 नियम हैं। पहला नियम ये कहता है कि अगर हम एक वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया करा रहे हैं, मान लीजिए हमने कोई द्रव लिया है या कोई वैद्युत अपघटन का विलयन लिया है और यहाँ पर हम वैद्युत अपघटन की क्रिया कराएंगे, यानी 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, एक कैथोड लेंगे और एक एनोड लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी पदार्थ इन इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होगा या मुक्त होगा उसका जो द्रव्यमान है जिसको हम W से लिखते हैं वो अनुक्रमानुपाती होता है कि आपने कितना वैद्युत आवेश उस वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में प्रवाहित किया है। यानी अगर आपने आवेश ज़्यादा प्रवाहित किया है तो पदार्थ का द्रव्यमान जो एकत्रित होगा वो ज़्यादा मिलेगा। अगर आपने आवेश कम प्रवाहित किया है तो आपको पदार्थ का द्रव्यमान भी कम मिलेगा। बाद में हम यहाँ पे अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे W बराबर, यहाँ पे हो जाएगा W बराबर Z/Q, जहाँ पे Z उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि Q बराबर होता है I/T। तो अगर आप चाहें तो W बराबर ZQ के सूत्र को बदल करके आप लिख सकते हैं W बराबर ZIT।
अभी लिखने का तरीका क्या है वो देखिए नीचे दिया है। फैराडे के पहले नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान वैद्युत अपघटन विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा या वैद्युत आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। फिर माना गया है कि यदि किसी विद्युत अपघटन की क्रिया में क्यू कूलाम वैद्युत आवेश प्रवाहित करने से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान W ग्राम है तो उस नियम का पालन करिए। फिर जैसा मैंने बताया था W प्रोपोर्शनल टू Q होगा या W बराबर Z इंटू Q होगा। अब अगर इस प्रक्रिया में आप I एम्पियर की धारा T सेकंड तक प्रवाहित कर दें तो Q बराबर हो जाएगा IT। अब इसमें अगर Q का मान उपरोक्त समीकरण में रख दें तो W बराबर क्या हो जाएगा ZIT। ये हमारे फैराडे के विद्युत अपघटन का पहला नियम हो गया। अब यहाँ पर आता है फैराडे के वैद्युत अपघटन का दूसरा नियम क्या है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम ये होता है कि यदि हम एक साथ कई विलयनों में वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं समान मात्रा में, यानी यहाँ देखिए ये एक विलयन है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, यहाँ वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ हमने इसको ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर जब श्रेणी क्रम में हम कई वोल्टामीटरों को आपस में जोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी कोई ना कोई पदार्थ एकत्रित होगा, यहाँ पर भी कोई ना कोई पदार्थ एकत्रित होगा। फैराडे ये कहते हैं कि यदि आपने सभी विलयनों में समान मात्रा में वैद्युत धारा प्रवाहित की हुई है तो पदार्थ का द्रव्यमान उसके तुल्यांकी भार के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। जैसे अगर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो पदार्थ मिला है उसका वजन W1 है और यहाँ पर जो पदार्थ है उसका भार W2 है, तो अगर हमको W1 और W2 का अनुपात निकालना है तो फैराडे ये कहते हैं कि आप भार तुल्यांकी भार के अनुक्रमानुपाती होता है, तो जो अनुपात भार में है वही अनुपात इनके तुल्यांकी भार में यानी E1/E2 में भी होगा। तो देखिए स्टेटमेंट में लिखा हुआ भी है कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघटनों के विलयन में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के अनुक्रमानुपाती होते हैं। मतलब भार की जगह उनके तुल्यांकी भार का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसने माना है कि माना श्रेणी क्रम में जुड़े कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के विलयनों में हमने समान मात्रा में जब विद्युत धारा प्रवाहित की तो इनके द्रव्यमान अगर W1 और W2 हैं और उनके तुल्यांकी भार E1 E2 हैं तो देखिए जो अनुपात W1 W2 का होगा वही अनुपात उनके E1 और E2 का भी होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। दिया है अमोनिया की प्लेटिनम की सतह पर अपघटन शून्य कोट की अपक्रिया है, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के उत्पादन की दर क्या होगी और वेग स्थिरांक का मान दिया है। तो अगर देखिए अगर अमोनिया का प्लेटिनम की सतह पर अपघटन हो रहा है शून्य कोट का, तो जब इसका हम वेग नियम लिखेंगे, यहाँ पर इस समीकरण को आप ऐसे समझें, हमने पहले अमोनिया का समीकरण लिख दिया, देखिए ये टूट गया है। अब चूंकि यह शून्य कोट की अपक्रिया लिखा तो इसके वेग नियम में वेग बराबर k होगा और NH3 पे घात 0 लग जाएगी क्योंकि ये शून्य कोट की अपक्रिया है। अब NH3 पे घात 0 का मतलब होता है कि यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा, यानी अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। चूँकि वेग का मान 2.5 × 10⁴ है, इसका मतलब अभिक्रिया के वेग का मान भी उतना होगा। तो देखिए अगली लाइन में हमने अभिक्रिया के वेग का मान भी लिख दिया है 2.5 × 10⁻⁴। अब अभिक्रिया के वेग को लिखने का तरीका देखिए, अभिक्रिया का वेग बराबर कैसे होता है। सबसे पहले अमोनिया से अगर निकालेंगे तो अमोनिया क्रियाकारी, तो देखिए चिन्ह माइनस लगेगा। उसके बाद 2 अणु है तो हमने यहाँ 1/2 कर दिया है और फिर लिखा है dNH3/dt। अगर नाइट्रोजन से निकालेंगे तो वो उत्पाद है, चिन्ह प्लस होगा। एक ही अणु है तो लिखेंगे dN2 क्या करके dt। और अगर हम Ht से निकालते हैं तो ये भी उत्पाद है, हाइड्रोजन से निकालते हैं ये भी उत्पाद है, तो चिन्ह तो हमारा प्लस रहेगा। 3 अणु हैं तो देखिए यहाँ हमने 1/3 कर दिया है और फिर बाद में dH2/dt लिख देंगे। अब यहाँ पर हमको 2 का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के उत्पादन की दर को ज्ञात करना है। तो इसके लिए आसान तरीका ये होता है कि हम बारी बारी से यहाँ पर पहले एक बार इसको अभिक्रिया के वेग के बराबर दिखा देंगे और बाद में हाइड्रोजन को भी अभिक्रिया के वेग के बराबर दिखा देंगे। तो देखिए हमने वही काम किया है। यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर अभिक्रिया के वेग को नाइट्रोजन के बराबर दिखाया है, तो देखिए dN2/N2 का मान अभिक्रिया के वेग के बराबर होगा और अभिक्रिया का वेग कितना है 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड है। इसका मतलब नाइट्रोजन के उत्पादन की दर भी इतनी ही होगी। अब अगर आपको हाइड्रोजन का निकालना है तो इस बार आपको क्या करना है कि ये जो हाइड्रोजन वाला व्यंजक है इसको भी अभिक्रिया के वेग के बराबर दिखाना है। तो देखिए हमने यहाँ दिखाया है, अभिक्रिया के वेग का मान यहाँ पे देखिए लग दिया है 2.5 × 10⁻⁴। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे इस 3 का यहाँ पर ले जाके तिरछा गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, तो dH2/dt का मान आ जाएगा 7.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड और यही हमारा हाइड्रोजन के उत्पादन की दर हो जाएगी।
अगले प्रश्न पे आते हैं। दिया है निम्नलिखित आयन के जलीय विलयन का रंग लिखना है। 3 आयन दिया है। देखिए यहाँ पे हमने तीनों के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है। अब यहाँ पर अगर हम आप Zn पे डबल प्लस लगा दें तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन 4s से चला जाएगा, 4s खाली हो गया, 3d10 बचा। और आप सबको मालूम है अगर 3d10 है तो इसका मतलब वहाँ पे डीप कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब यहाँ पर आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिला है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो Zn डबल प्लस जो होता है ये हमारा बिना रंग का होगा, तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, रंगहीन होगा। इसके साथ ही साथ अगर हम कॉपर पे 2 प्लस लगाते हैं तो देखिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने पहले लिखा है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कॉपर का 3d10 होता है। 3d10 यहाँ मिसप्रिंट है, 3d10 होता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन 4s से गया, 1 इलेक्ट्रॉन गया है 3d10 से, तो यानी कॉपर डबल प्लस को अगर देखा जाए तो यहाँ 3d में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचेगी 9, और 3d में अगर 9 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब आपके यहाँ डी कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो कॉपर डबल प्लस की अगर हम बात करते हैं तो इसका आयन हमेशा क्या होगा, रंगीन होगा। ऐसे ही अगर हम Fe डबल प्लस की बात करते हैं तो Fe डबल प्लस, Fe का 26 है, अगर हम डबल प्लस करेंगे तो इसके 2 प्लस का यानी यहाँ 4s का 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। यानी यहाँ पर भी आपका डीप कोष पूर्ण भरा नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो Fe डबल प्लस भी हमारा रंगीन आयन ही बनाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है इलेक्ट्रोड विभव क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करना है। तो चलिए यहाँ पे पहले आप जानते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो आप अगर इसको समझें तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पर किसी वैद्युत अपघट्य का विलयन लिया है और इसमें जब हम एक धातु की छड़ डुबोते हैं तो धातु की इस छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। उसी विभवांतर को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे हम ई से प्रदर्शित करेंगे और वोल्ट में मापेंगे। तो हमारी परिभाषा भी यही होती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। इसी विभवांतर को उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे वोल्ट में मापते हैं। और इसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो इसको प्रभावित करने वाले 3 कारक हमारे पास होते हैं: धातु की प्रकृति, ताप और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता। इसके बाद आपसे आता है अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए आणविकता और कोटि में पहला अंतर उसकी परिभाषा होती है। जैसे किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारी अणुओं की संख्या को उसकी आणविकता कहते हैं, जबकि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उन क्रियाकारी अणुओं की संख्या जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। दूसरा अंतर अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया की आणविकता का निर्धारण हम केवल गणना से कर सकते हैं, यानी हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने अणु भाग ले रहे हैं, वो अभिक्रिया की आणविकता हो गई। लेकिन कोटि का निर्धारण प्रयोगों द्वारा ही किया जाता है। आणविकता का मान किसी दशा में शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन कोटि का मान शून्य होता है। आणविकता, अगर किसी भी अपक्रिया की आणविकता उसकी कोटि से अधिक हो सकती है, ऐसा हो सकता है, संभावना है, लेकिन किसी अपक्रिया की कोटि उसकी आणविकता से अधिक नहीं हो सकती है किसी भी दशा में। और लास्ट में आणविकता का मान सदैव पूर्णांक होता है। जैसे आणविकता का मान 1, 2, 3 ऐसे होता है, जबकि कोटि का मान पूर्णांक भी हो सकता है और कई बार भिन्नात्मक भी आता है। जैसे कई बार अपक्रिया की कोटि 1/2 होती है, 1 से ही 1/2 होती है। तो ये अपक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएसी नाम लिखिए। अब इसमें देखिए पहला नाम अगर दिया है K3AlAF6, तो नाम लिखने से पहले आपको ये करना होता है कि यहाँ पर जो आपका केंद्रीय धातु का परमाणु है, जैसे यहाँ Al है, तो आपको यहाँ पर Al की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेनी होती है। अब ये कैसे निकालेंगे? K3AlF6 में की अगर हम बात करते हैं, K3 यहाँ हमने लिख दिया AlF6। अब यहाँ पर अगर हमको Al की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो देखिए पूरे यौगिक पे कोई आवेश नहीं है तो बराबर 0 लिखेंगे। एक पोटेशियम पे 1 प्लस होता है, यहाँ 3 पोटेशियम है तो +3 आएगा। एल्युमिनियम का जो केंद्रीय धातु है इसको X मानेंगे। 1 फ्लोरीन पे 1 माइनस होता है तो 6 फ्लोरीन पे 6 माइनस होगा। अब यहाँ से अगर आप X का मान सॉल्व करेंगे तो X का मान आएगा +3, यानी यहाँ Al की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। अब आईपीएसी नाम इसका कैसे लिखते हैं? देखिए इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर नाम लिखेंगे सह आयन का। सह आयन कौन है हमारा? पोटेशियम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नाम लिखते हैं पोटेशियम का। यहाँ हम लिख देंगे पोटेशियम। अब पोटेशियम का नाम लिखने के बाद आप देखिए यहाँ जब उपसाशनिक क्षेत्र में जाते हैं तो यहाँ पे फ्लोरीन 6 बार है, 6 के लिए हेक्सा लगाएंगे तो इसका नाम होगा हेक्सा फ्लोराइडो।
हेक्साफ्लोराइडो हो गया। अब यहाँ पे देखिए के पर प्लस है तो यानी हमारे मंडल पे के पे प्लस होने के चलते मंडल पर उसका विपरीत आवेश आएगा। सहायन प्लस है तो मंडल माइनस होगा। अगर मंडल माइनस है तो धातु का नाम उसके लैटिन नाम से लेते हैं। तो एल्युमिनियम का लैटिन नाम एल्युमिनियम ही होता है, लेकिन इसमें 8 लगाएंगे तो ये हो जाएगा एल्यूमिनेट। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई थी, वो आपने निकाला था 3। तो इस यौगिक का जो नाम होगा वो होगा पोटेशियम हेक्साफ्लोराइडो एल्यूमिनेट थर्ड। इसका आंसर हमने नीचे लिख भी दिया है, इस तरीके से आप लिख देंगे कि पोटेशियम हेक्साफ्लोराइडो एल्यूमिनेट थर्ड। अब दूसरा यौगिक हमको दिया है, वह दिया है Fe2O का होल 6Cl2। अब आप यहाँ देखिए मंडल पहले लिखा है और Cl जो हमारा सहायन है वो बाहर माइनस में है, तो Cl माइनस हो तो यानी मंडल यहाँ पर प्लस होगा। फिर वही काम आप यहाँ Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। कैसे, यहाँ पर सबसे पहले उस यौगिक पर कोई आवेश नहीं तो ये 0 होगा। फिर हम यहाँ पे जो Fe है इसकी ऑक्सीकरण संख्या x मानेंगे। जल जो होता है, जल पर कोई आवेश नहीं होता है तो ये 0 हो जाएगा। एक Cl पे एक माइनस होता है, 2 Cl है तो -2 लिखेंगे और यहाँ से x बराबर आ जाएगा +2, यानी यहाँ पे x का मान +2 आया, यानी Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले जो मंडल है उसमें Fe और H2O हैं, चूँकि H2O लिगेंड है तो पहले इसका नाम लिखेंगे। H2O 6 बार है तो लिखेंगे यहाँ पर हेक्सा, और जल के लिए हम लिखते हैं एक्वा, तो हेक्सा में जोड़ देंगे एक्वा, ये हो गया हेक्सा एक्वा। अब Fe का नाम यहाँ पे 8 लगा के नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ हमारे मंडल पे प्लस आवेश है। कैसे पता, ये जो बाहर सह आयन है Cl इस पर माइनस होता है तो मंडल पे उसका विपरीत आवेश आएगा, यानी मंडल पे यहाँ पे प्लस आवेश आ जाएगा और प्लस आवेश आने के कारण मंडल में धातु का नाम सामान्य लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हेक्सा एक्वा, फिर लिखेंगे आयरन, और फिर हम लोगों ने आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था पता किया था तो वो 2 आया था, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। और उसके बाद Cl जो है उसका नाम थोड़ा दूर लिखेंगे और इसका नाम यहाँ पर लिख देंगे क्या, क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी लिखा हुआ है हेक्सा एक्वा आयरन सेकंड क्लोराइड। अब तीसरा जो आता है एक्टिव मास ऑफ CONH3 का होल 5ClSO4। इसका नाम लिखने के लिए फिर वही काम, सबसे पहले धातु की ऑक्सीकरण संख्या पता करेंगे। तो देखिए इस यौगिक पर भी कोई आवेश नहीं है, यानी =0 दिखाएंगे। इसमें जो धातु है केंद्रीय धातु कोबाल्ट है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या x मानेंगे। उससे 5 अमोनिया जुड़ा है, अमोनिया पे कोई आवेश नहीं होता है तो इसको 0 लिखेंगे। क्लोरीन यानी Cl जुड़ा है तो एक Cl पे एक माइनस होता है, और बाहर SO4 जुड़ा है जिस पर -2 होता है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ x बराबर आएगा +3, यानी यहाँ पर जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 आएगी। साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें तो हमारा सहायन SO4 पे डबल माइनस है तो मंडल पे इसका अपोजिट आवेश आएगा, यानी डबल प्लस आएगा। तो अगर आपका मंडल धनावेशित होता है तो धातु का सामान्य नाम लिखते हैं, उसके नाम में 8 लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले आप देखिए तो कोबाल्ट के साथ अमोनिया और Cl दोनों जुड़े हैं। अमोनिया का आईपीसी नाम एमीन होता है, जबकि Cl का नाम यहाँ पर क्लोराइडो लिखा जाता है। एमीन ए से शुरू होगा इसलिए हम पहले एमीन का नाम लिखेंगे, 5 बार है तो अगर हम इसका नाम लिखते हैं तो यहाँ पर इसका नाम हम लिखेंगे, 5 बार एमीन है तो इसका नाम हम लिखेंगे पेंटा। ये देखिए हो जाएगा पेंटा, और पेंटा के बाद लिखेंगे एमीन, ये हो गया पेंटा एमीन। इसके बाद Cl है तो Cl का नाम लिखेंगे यहाँ पर क्लोराइडो। इसके बाद कोबाल्ट का नाम है तो कोबाल्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे तो हम लिख देंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई थी, ये आई थी 3rd। इसके बाद हम यहाँ पे SO4 का भी नाम लिख देंगे, SO4 का नाम होता है सल्फेट। तो इसका जो पूरा नाम आएगा वो देखिए लिखा है पेंटाएमीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3rd सल्फेट। लास्ट में आता है K3FeCN6। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, सेम प्रोसेस है। इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले फिर वही काम हम करेंगे कि इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है यानी जो Fe है उसकी ऑक्सीकरण संख्या याद करेंगे। इस यौगिक पर भी कोई आवेश नहीं है, =0 लिखेंगे। 3 पोटेशियम है, एक पोटेशियम पे एक प्लस होता है तो 3 पोटेशियम मतलब +3 होगा। Fe की ऑक्सीकरण संख्या आप x मानेंगे। एक Cn पर एक माइनस होता तो 6 Cn पे 6 माइनस होगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा +3, यानी यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या 3 है। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो हमारा सहायन है K+ है और 3 बार है यानी 3 प्लस है, तो यानी मंडल पर यहाँ उसका अपोजिट चार्ज 3 माइनस आ जाएगा। चूँकि मंडल पर माइनस आएगा तो इसका साफ मतलब है धातु का नाम उसके लैटिन नाम से लेंगे और उसमें 8 लगाएंगे। Fe के लिए उसका लैटिन नाम फेरम होता है और वहाँ से फेरेट उसका नाम बनता है। तो यहाँ हम नाम पहले लिखेंगे K का नाम,
के का नाम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले पोटेशियम। तो चलिए यहाँ लिखते हैं इसका नाम, ये हो जाएगा पोटेशियम। उसके बाद मंडल में पहले साइनाइड है तो इसका नाम लिखेंगे 6 बार है तो हो जाएगा हेक्सासाइनो। और उसके बाद धातु का नाम मैंने बताया, चूँकि मंडल पे माइनस है तो उसके लैटिन नाम से 8 लगा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा फेरेट, FERRAT फेरेट। और धातु की ऑक्सीकरण संख्या जो आपने निकाला था वो कितना था, 3rd था, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए अगला दिया है पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 3rd। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। वो दिया है कि ग्लूकोज से नॉर्मल हेक्सेन, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन तथा ग्लूकोनिक अम्ल बनाने की प्रक्रियाओं का केवल समीकरण लिखना है। तो देखिए अगर आपको ग्लूकोज से नॉर्मल हेक्सेन बनाना है तो उसका सिंपल तरीका होता है कि ग्लूकोज को आप लाल फास्फोरस और HI द्वारा अपचयित कर दीजिए, आपका वह ग्लूकोज ऑटोमेटिक नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर दिया है कि ग्लूकोज से पेंटा एसिटिल ग्लूकोज कैसे बनाएंगे। इसके लिए आप ग्लूकोज को एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरे समीकरण में हमने ग्लूकोज को जब क्रिया कराया है तो देखिए यहाँ पर जो OH समूह के हाइड्रोजन हैं, वहाँ 4 हाइड्रोजन वहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ, ये पाँचों हाइड्रोजन इस 5 क्लोरीन से क्रिया करके 5HCl बना लेंगे। और जो ये CH3CO यानी COCH3 समूह बचा है वो CH की जगह ले लेगा। तो देखिए COCH3 4 बार यहाँ आ गया और 1 बार यहाँ आ गया, हमारा पेंटा एसिटिल बन गया। अगला दिया ग्लूकोज से साइनोहाइड्रिन कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह है, अगर आप इसको HCN से क्रिया कराते हैं तो HCN से क्रिया कराने पर ये जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन खींच लेगा। ऑक्सीजन के बॉन्ड खींचने के चलते ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा और कार्बन पे आ जाएगा प्लस। अब HCN में H पर प्लस होता है और CN पर होता है माइनस, तो ये H जुड़ने चला जाएगा O पर यानी OH हो जाएगा और ये CN कार्बन से जुड़ने चला आएगा। तो देखिए यहाँ OH हो गया और ये CN कार्बन से जुड़ गया और हमारा साइनोहाइड्रिन बन गया। अगला आता है कि ग्लूकोज से आपको ग्लूकोनिक अम्ल भी बनाना है। इसका आसान तरीका होता है कि ग्लूकोज को आप ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकृत कर दीजिए। जब आप ब्रोमीन जल लेते हैं तो ब्रोमीन जल में Br2H2 से क्रिया करके HBr बनाता है और यहाँ से ये ऑक्सीजन मुक्त होकर के यहाँ चला आएगा जो CHO को बदल देता है COOH में और हमारा ग्लूकोनिक अम्ल मिल जाता है। अगला प्रश्न दिया है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। पहला दिया है सिल्वर प्रोपियोनेट की ब्रोमीन तथा CCl4 से क्रिया कराते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो यहाँ पर ये हुंस-डेकर अपक्रिया को दिखाता है। हुंस-डेकर अपक्रिया में आपको करना क्या होता है, यह इस समीकरण में सबसे पहले जो एक Ag है वो एक Br से क्रिया करके देखिए AgBr बना लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर यह CO2 गैस यहाँ से निकल जाती है और CO2 गैस निकलने के बाद यहाँ पर देखिए बचा है C2H5, यहाँ पर आपका C2H5 बचा है, यहाँ पर एक Br बचा है, ये दोनों मिलकर के C2H5 Br बना लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है ब्रोमोबेंजीन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से क्रिया कराते हैं। तो ये सबको मालूम है कि कोई भी हेलोइरिन लेंगे या हेलोएल्केन लेंगे, दोनों ही ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से क्रिया करके ग्रीनाइड अपकर्मक बनाते हैं। मतलब यह Mg इसी C6 और C6H5 और Br के बीच में आकर के फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना लेता है। अगला दिया है मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया KCN एल्कोहली से होती है। इसमें कुछ नहीं आपको करना है, ये जो K है इस Br से क्रिया करके KBr बना के अलग हो जाएगा और CnCH3 के साथ जुड़ करके मेथिल साइनाइड का निर्माण करेगा। अगला प्रश्न आता है एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं। तो ये आपका विलियमसन संश्लेषण का अभिक्रिया है जिसमें हमको ईथर मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है सोडियम एथॉक्साइड ये है और ये एथिल ब्रोमाइड से जब क्रिया करेगा तो इसका जो Na है इसके Br से क्रिया करके NaBr बना लेगा और बाकी जो यहाँ पर C2H5O बचा है वो इसके C2H5 से क्रिया करके ईथर का निर्माण करता है जिसको हम C2H5O C2H5 भी कहते हैं। अगला आता है एथिल ब्रोमाइड सिल्वर एसीटेट के साथ अपक्रिया करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ सिल्वर एसीटेट लिया है और ये एथिल ब्रोमाइड लिया है। इस क्रिया में देखिए यहाँ पर ये जो Ag है ये इस Br से क्रिया कर लेता है और बाकी यहाँ पर जो CH3COO बचा है वो C2H5 से साथ जोड़ करके एथिल एसीटेट का निर्माण करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। दिया है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। विलियमसन संश्लेषण, गाटरमान अपक्रिया और कोल्बे अपक्रिया। तो चलिए पहला देखते हैं विलियमसन संश्लेषण क्या है। विलियमसन संश्लेषण ईथर बनाने की एक बेहतरीन विधि मानी जाती है जिसमें हम सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड को आपस में क्रिया कराते हैं जिससे ईथर बनता है। ये विधि खास इसलिए है, इस विधि द्वारा हम सममित
और असम्मित यानी सरल तथा मिश्रित दोनों प्रकार के ईथर बना सकते हैं। देखिए इसके लिए करना क्या होता है कि हमको एल्किल हैलाइड की क्रिया करानी होती है सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ। कैसे होता है, देखिए यहाँ पर आपने यहाँ पर ले लिया है सोडियम एल्कोऑक्साइड लिया है और यहाँ एल्किल हैलाइड लिया है। अब इन दोनों की क्रिया जब होती है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसका Na है वो इसके यक्स के साथ क्रिया करके NaX बना लेता है। बाकी यहाँ पर जो RO बचा है और यहाँ R' बचा है, ये दोनों मिलके ईथर का निर्माण करते हैं। अगर आप सम्मित ईथर बनाना चाहते हैं तो दोनों R की जगह पर एक जैसा एल्किल ग्रुप रखिएगा। अगर आप असम्मित ईथर बनाना चाहते हैं तो दोनों की जगह अलग अलग एल्किल ग्रुप रख सकते हैं। जैसा देखिए यहाँ पर हमने अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं। कई बार हमने दोनों जगह CH3 रखा है, कई बार हमने एक जगह CH3 एक जगह C2H5 रखा है। अगर दोनों एल्किल समूह एक जैसे हैं तो ये सरल ईथर है, अगर दोनों एल्किल समूह अलग अलग हैं तो यह मिश्रित ईथर है। अगला प्रश्न आता है गाटरमान अपक्रिया क्या है, तो इसको आप समझें। जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, जो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसको कॉपर HCl या कॉपर HBr के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर आपको क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को गाटरमान अपक्रिया कहते हैं। इसका स्टेटमेंट भी देखिए लिखा हुआ है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूड़ की उपस्थिति में हैलोजन अम्ल जैसे HCl या HBr के साथ जब क्रिया कराते हैं तो हमको एरिल हैलाइड प्राप्त होता है या हेलोएरिन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को गाटरमान अपक्रिया कहते हैं। इसका अगला दिया है कोल्बे अपक्रिया। देखिए कोल्बे अपक्रिया बहुत आसान होता है। इसके लिए आपको सोडियम फिनॉक्साइड लेना होता है और उस सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ उच्च दाब पर क्रिया कराते हैं। तो सबसे पहले ये CO2 इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो CO2 है वो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आके COOH बन गया है। बाद में इनमें पुनर्विन्यास होता है, मतलब ये हाइड्रोजन चला जाता है Na की जगह और Na चला आता है हाइड्रोजन की जगह। और लास्ट में जब आप इसको जल अपघटन करेंगे तो जल अपघटन करने पर यहाँ से ये टूट जाता है और टूटने के बाद जल का H इसको मिलता है, इसको मिलता है OH। तो देखिए यहाँ पर ये बन गया आप पूरी तरीके से COOH। देखिए ये आपका पूरा COOH हो गया जो यहाँ पर निकल गया। और ये जो NaOH बनता है, क्षार बनता है, तो आपने उस अपक्रिया में अम्ल लिया हुआ है, ये अम्ल उस क्षार को उदासीन करता है। फाइनली आपको सैलिसिलिक अम्ल मिलता है। यही हमारे कोल्बे अपक्रिया या कोल्बे स्मिट अपक्रिया कहलाती है। स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए लिखा है उच्च दाब तथा 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सोडियम फिनॉक्साइड को अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सबसे पहले हमको मिलता है सोडियम सैलिसिलेट, जिसका अगर आप अम्लीय जल अपघटन कर देते हैं तो हमको सैलिसिलिक अम्ल मिलता है। अगला प्रश्न आता है वुड्ज अपक्रिया, वुड्ज फिटिक अपक्रिया और फिटिक अपक्रिया को समझाइए। तो देखिए वुड्ज अपक्रिया में हम क्या करते हैं, किसी भी एल्किल हैलाइड को अगर हम सोडियम धातु के साथ क्रिया करा दें, देखिए एल्किल हैलाइडों को अगर हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करके उच्च कार्बन वाले एल्केन में बदल जाते हैं। इस अपक्रिया को वुड्ज अपक्रिया कहते हैं। वुड्ज फिटिक अपक्रिया में क्या करते हैं कि आपकी ये जो दोनों एल्किल हैलाइड हैं उसमें से एक एल्किल हैलाइड की जगह पे हम एरिल हैलाइड लेंगे और दूसरी की जगह पे हम एल्किल हैलाइड ही रहना देंगे। तो देखिए यहाँ इसके स्टेटमेंट में देखिए यहाँ पे हम एरिल हैलाइड भी लेंगे और एल्किल हैलाइड लेंगे और दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के इसको ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से जब क्रिया कराते हैं तो एल्किल बेंजीन मिलेगा। जैसा यहाँ अपक्रिया में देखिए यहाँ पर हमने एक लिया है एरिल हैलाइड, ये देखिए ये एरिल हैलाइड है और जबकि ये हमारा एल्किल हैलाइड है। जब इन दोनों की क्रिया होती है तो इन दोनों को सोडियम धातु से क्रिया कराने पर यहाँ से ये 2NaCl निकल जाएगा और बाद में ये एल्किल समूह जा कर के इस बेंजीन में जुड़ जाएगा। तो आपको यहाँ पर मिलेगा एल्किल बेंजीन और इस अपक्रिया को हम वुड्ज फिटिक अपक्रिया कहते हैं। आप चाहें तो इस अपक्रिया में CH3 की जगह C2H5 का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिटिक अपक्रिया क्या है, फिटिक अपक्रिया हूबहू वुड्ज अपक्रिया की जैसी है। वुड्ज अपक्रिया में अगर आप ध्यान दें तो हमने केवल एल्किल हैलाइड ही लिया था और उसके एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करके उच्च कार्बन वाला एल्केन बनाते हैं। वुड्ज की अपक्रिया एल्किल हैलाइडों पर लागू होती है और फिटिक अपक्रिया हमारी एरिल हैलाइडों पर लागू होती है। तो देखिए फिटिक अपक्रिया में हमने देखिए केवल और केवल एरिल हैलाइड ही लिया है। अब देखिए यहाँ पर एरिल हैलाइड के दो अणु आपस में क्रिया कर रहे हैं सोडियम धातु के साथ। इस क्रिया में सेम उसी प्रोसेस की तरह जैसे वुड्ज में हुआ था, यहाँ पर 2NaCl ये निकल जाएगा। बाद में दोनों फेनिल ग्रुप आपस में जुड़ करके डाइफेनिल का निर्माण कर देंगे। इस अपक्रिया को हम फिटिक अपक्रिया कहते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वुड्ज अपक्रिया केवल और केवल एल्किल हैलाइडों पर लागू होती है
और फिटिक अपक्रिया हमारी केवल एरिल हैलाइडों पे लागू होती है। अगला आ रहा है कि कैसे परिवर्तित कीजिएगा। केवल रासायनिक समीकरण देना है। प्रोपीन को प्रोपीन टू ऑल में, बेंजीन को ये 5 कन्वर्जन दिया है। इन पाँचों कन्वर्जन को आपको करना है। हम बारी बारी से एक एक को सॉल्व करते हैं। पहला दिया है प्रोपीन को प्रोपीन टू ऑल में। अब प्रोपीन को प्रोपीन टू ऑल में बदलने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका ये है कि यहाँ पर, अब पहला तरीका ये होता है, जो मैं आसान तरीका बता दे रहा हूँ, वो आप प्रोपीन लेंगे। यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे प्रोपीन, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर CH3, यहाँ लिख दिया CH और यहाँ लिख दिया डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा प्रोपीन है। अगर आप इससे प्रोपीन टू ऑल बनाना चाह रहे हैं तो पहला काम आप इसको HBr से क्रिया करा दीजिएगा। HBr से क्रिया, चूँकि प्रोपीन हमारा असमित एल्कीन है तो यहाँ मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार यहाँ पर जब ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड गायब होगा तो Br हमारा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो Br यहाँ जुड़ेगा और ये हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा यहाँ पर। तो हमारा जो उत्पाद बनेगा वह हो जाएगा CH3, फिर यहाँ पे हो जाएगा CH, जिस पे यहाँ आ जाएगा Br और यहाँ हो जाएगा CH3, यानी बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। और जब आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन मिल जाए तो आप इसको यहाँ पर क्रिया करा दीजिएगा KOH से। अब आप देखिए कि अगर हम यहाँ इसको KOH से क्रिया करा दें तो इसका जो K है वो Br से क्रिया करके KBr बना लेगा और ये जो OH है उस Br की जगह जाके जुड़ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे समीकरण बनेगा CH3, फिर यहाँ CH है, ऊपर यहाँ पर लग जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा CH3। तो देखिए यहाँ पे प्रोपेन टू ऑल हमको मिल जाएगा। ये एक आसान तरीका होता है कि HBr से क्रिया कराए और बाद में KOH से। अगर आपको लगता है कि नहीं, इस तरीके से करना नहीं सही है, तो एक और तरीका भी होता है कि आप पहले प्रोपीन को यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा दीजिए। प्रोपीन को जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना यही होती है। यहाँ पर H, यहाँ पर अगर आप सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना देखें तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना। अब आप देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये जो H इकलौता, ये H जिसको मैं घेर रहा हूँ, ये H जुड़ने चला आता है यहाँ पर और बाकी जो समूह बच गया है कौन सा, ये देखिए OSO2OH, OSO2OH, ये समूह जुड़ने चला आता है CH के पास। तो देखिए यहाँ इस CH पे जुड़ने चला आया है OSO2OH, ठीक है। और H आपका आ गया इस पे जुड़ने, तो ये हो गया CH3। देखिए यहाँ पर हमारा ये बन गया है। अब बाद में इसका हम जल अपघटन करेंगे यानी जल देंगे। तो जब मैं यहाँ पे जल लिखूँगा यानी H लिखूँगा और क्या लिखूँगा, OH लिखूँगा, तो यहाँ पर फिर से ये जो OSO2OH है वो H लेके फिर से सल्फ्यूरिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा यह OH जा करके यहाँ पर जुड़ जाएगा। फिर हमारा प्रोपेन टू ऑल मिल जाएगा। तो चाहे पहला मेथड जो मैंने बताया था उससे आप इसको बना लें, चाहे इस मेथड से बना लें, दोनों ही मेथड आसान है। अगला दिया है बेंजील क्लोराइड को बेंजील अल्कोहल में बदलना है। तो देखिए बेंजील क्लोराइड में यहाँ पे Cl है और Cl हटा के हमको OH लाना है। इसका बेहतरीन तरीका होता है आप NaCl से क्रिया करा दीजिए। तो ये जो Na है ये Cl से क्रिया करके NaCl बनाएगा और OH जा करके वहाँ पर जुड़ जाएगा और हमारा बेंजील अल्कोहल मिल जाएगा। अगला दिया है फिनॉल को 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल में बनाना है। इसके लिए आप फिनॉल को ब्रोमीन जल से क्रिया करा दीजिए तो आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न आता है फिनॉल को पिक्रिक अम्ल में कैसे बदलेंगे। ये आसान है कि अगर आप फिनॉल को सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराइए तो आपको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है, जिसको हम पिक्रिक अम्ल कहते हैं। अगला दिया है सैलिसिलिक अम्ल को फिनॉल में हम कैसे बदलेंगे। तो देखिए ये भी आपने किया हुआ है कि सैलिसिलिक अम्ल को अगर फिनॉल में बदलना है तो सबसे पहला काम हम सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाएंगे। देखिए ये हमारा सैलिसिलिक अम्ल है। इसका सोडियम लवण बनाने के लिए हमने इसको NaOH से क्रिया करा दिया है ताकि ये जो अम्ल का H है वो क्षार के OH के साथ जल बनाने चला जाएगा और Na आकर के यहाँ COO से जुड़ जाएगा। तो देखिए आपको सोडियम सैलिसिलेट मिलेगा। जब आपको सोडियम सैलिसिलेट मिल जाए तो सोडियम सैलिसिलेट को ले करके आप इसको NaOH के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में यानी सोडा लाइम के साथ ले करके इसको आप गर्म करेंगे तो यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। अब जिन बच्चों को ये समझना होगा कि आखिर सोडियम सैलिसिलेट
NaOH से कैसे क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने हिंट बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए OH ऊपर लिखा था, हमने लिख दिया है, COONA लिखा है, और यहाँ NaOH के जो 2 अणु लगे हैं, तो देखिए ये NaOH का पहला अणु, ये NaOH का दूसरा अणु। किस प्रकार ये क्रिया हुआ, इसका जो H है वो इसके OH के साथ चला जाएगा H2O बनाने, तो Na जुड़ने चला आया ऊपर, तो ऊपर ONA हो गया, देखिए यहाँ पर हो गया। और ये जो COONA है वो इसके NaOH से क्रिया करके Na2CO3 बन के देखिए यहाँ पर अलग हो गया है, और ये H जा कर के, जो ये H बच रहा है, ये बेंजीन में जा कर के छुप जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाएगा। जब आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया, तो सोडियम फिनॉक्साइड के मिलने के बाद जब आप इसको HCl से क्रिया कराएंगे, तो इसका जो Na है वो इस Cl से क्रिया करके NaCl बन के निकल जाएगा, और ये H जाके O से जुड़ जाएगा और हमारा फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर दिया है कि एसिटाल्डिहाइड को अगर हम मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से यानी ग्रीनार्ड अपकर्मक से क्रिया कराएं तो एक यौगिक A बनेगा। उस यौगिक A को अगर हम किसी B यौगिक से क्रिया कराएं तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल मिल रहा है, और जिसका अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा अगर हम ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो C मिल रहा है, जिसको आयोडीन और NaOH से क्रिया कराने पर D मिल रहा है। तो आपको यहाँ A, B, C और D को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए बहुत आसान तरीका होता है इसका। सबसे पहले आप अगर यहाँ देखिए तो CH3CHO को अगर हम मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्रिया कराएंगे तो दोनों जुड़ के एक योगात्मक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। इस योगात्मक यौगिक को अगर हम जल अपघटित कर दें, यानी B की जगह पे हम अगर जल ले लें, जल अपघटित करेंगे तो ही आइसोप्रोपिल एल्कोहल बनेगा। अब अगर बच्चों को ये समझना है कि इन दोनों की क्रिया से ये कैसे बना और जल अपघटन करने पर आइसोप्रोपिल एल्कोहल कैसे बनेगा, तो इसका हिंट देखिए हमने यहाँ पे नीचे दिया है। देखिए यहाँ पर हमने CH3MgBr को आगे लिख दिया है और जो CH3CHO था ये पीछे लिख दिया है। इस क्रिया में देखिए बहुत आसान सी चीज़ समझिए कि यहाँ पर CH3MgBr को अगर मैं समझाऊँ तो यहाँ पर यह 2 हिस्सों में टूटा हुआ है। Mg वाला हिस्सा जो होता है उस पर होता है प्लस आवेश, क्योंकि धातु का हिस्सा है, और CH3 वाला हिस्सा होता है माइनस। ऐसे ही जब यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑक्सीजन खींचेगा तो ऑक्सीजन के खींचने के चलते यहाँ ऑक्सीजन पे आने लगता है माइनस आवेश और कार्बन पे आने लगता है प्लस आवेश। तो अब जाहिर सी बात है, कार्बन प्लस है तो प्लस से जुड़ने के लिए ये CH3 चला आएगा कार्बन के पास, और ये Mg वाला हिस्सा जुड़ने चला आएगा O के पास। तो देखिए यहाँ कार्बन से जुड़ने चला आया है CH3 और O से जुड़ने चला आया है MgBr। तो देखिए आपकी यही चीज़ यहाँ पर बन गई है। इसके बाद जब आप यहाँ पे जल अपघटन करेंगे तो जल अपघटन करने पर होता क्या है कि यहाँ पर ये हिस्सा यहीं से टूट जाता है, आपको जल में H और OH दोनों मिलते हैं, तो जल का H इसको मिल जाता है और इसको मिल जाता है OH। तो आप ये देखिए यहाँ पर ये बन क्या गया है, यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये बन क्या गया है, ज़रा इस सूत्र को देखें तो देखिए है CH3, देखिए CH3 जो कि यहाँ पर है, फिर उसके बाद एक और CH3 है, देखिए यहाँ पर है, और फिर यहाँ देखिए CH है, देखिए CH है, और लास्ट में ये O और ये H मिलके ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, OH हो जाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक हो गया। अब आपको यहाँ पर जब एल्कोहल मिल गया, आइसोप्रोपिल एल्कोहल जो कि द्वितीयक एल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण करेंगे। ऑक्सीकरण करने के लिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया है, तो वहाँ से हमको ऑक्सीजन मिलेगा। अब ये जो ऑक्सीजन मिलेगा इससे क्रिया करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं वो इस ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बना के अलग हो जाएंगे। तो अब आपके पास देखिए बचेगा क्या यहाँ पर, अब आपके पास यहाँ पर बचेगा एसीटोन, बच गया। और जब एसीटोन मिल गया आपको, तो सबको मालूम है ऐसे कीटोन जिसमें मिथिल समूह होता है वो आयोडीन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, आयोडोफॉर्म। तो हमारा यौगिक डी जो है वहाँ पर आयोडोफॉर्म है। तो हमने इस प्रकार से यौगिक ए की पहचान कर ली। यौगिक ए हमारा हो गया ये, यौगिक बी हो गया हमारा जल, यौगिक सी हमारा हो गया एसीटोन, और यौगिक डी हमारा हो गया आयोडोफॉर्म। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर दिया है कि C6H5CN का अगर हम तन H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन करें तो E बनेगा, वो क्या होगा। देखिए किसी भी साइनाइड का अगर आप जल अपघटन करते हैं तो साइनाइड का जल अपघटन करने पर आपको वहाँ पर अम्ल मिलता है, तो वहाँ पर ये अम्ल क्या है, बेंजोइक अम्ल है। अगर आप इस समीकरण को बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जल के 2 अणु लेने होते हैं और यहाँ पर साथ में क्या निकलता है, NH3 निकलता है। अगर आप इसको डिटेल समझना चाहते हैं तो आप ये समझिए यहाँ पर था C6H5C और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड क्या था, N था।
यहाँ पर होता क्या है, जो जल के 2 अणु आएंगे तो पहला अणु आता है वो बॉन्ड को ऐसे तोड़ देता है, इसको मैं अलग कलर से शो कर रहा हूँ। वो नाइट्रोजन को सबसे पहले जल का ये अलग करता है और यहाँ पर आ जाता है H2 और यहाँ पर आ जाता है O। तो देखिए जल का पहला अणु खर्च हो गया, नाइट्रोजन को मिला H2, इसको मिला O, और जो दूसरा अणु आता है उससे नाइट्रोजन को H मिलता है और इसको मिलता है OH। तो देखिए ये आपका बन गया NH3, और अगर आप ये देखें तो ये बन गया आपका C6H5 COOH यानी बेंजोइक अम्ल। अगला दिया है कार्बिल एमीन अपक्रिया, हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया, और स्मिट अपक्रिया पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अब ये टिप्पणी कैसे लिखें? सबसे पहले कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन अपक्रिया केवल प्राथमिक एमीन पे लागू होती है। जितने भी प्राथमिक एमीन है, चाहे वो एलिफैटिक हों या एरोमेटिक हों, अगर आप इनको क्लोरोफॉर्म और KOH से क्रिया कराते हैं तो ये आइसोसाइनाइड में बदल जाते हैं। इसी अपक्रिया को कार्बिल एमीन अपक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। अगर इस अपक्रिया को समझना हो सिंपली तो देखिए यहाँ पर मैं इस अपक्रिया को यहाँ पर समीकरण के जरिए बता दे रहा हूँ। हम कोई भी एमीन लेंगे, चाहे वो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक, एमीन प्राथमिक होना चाहिए। देखिए हमने लिख दिया। इसकी क्रिया हम क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। क्लोरोफॉर्म का सूत्र जो होता है वो होता है CHCl3। हम CHCl3 को इस तरीके से लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, और इसकी क्रिया हम करा देते हैं KOH से। देखिएगा KOH। अब चूँकि यहाँ पर K की क्रिया Cl से होनी है और KCl बनना है, Cl 3 बार हैं, इसलिए हम यहाँ पर KOH को भी 3 बार लिख दे रहे हैं। ठीक है। अब इस क्रिया में जो जो चीज़ें होंगी उसको हम कट करते रहेंगे। जो जो चीज़ें क्रिया करके ख़त्म हो जाएंगी इनको हम कट करते हैं। जैसे सबसे पहले ये देखिए, यहाँ से K और Cl KCl बन के अलग होंगे, K और Cl KCl बन के अलग होंगे, K और Cl ये अलग हो गया, ये ख़त्म हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 OH बचा है। इन 3 OH से क्रिया करने के लिए एक H यहाँ पर और देखिए 2 H यहाँ पर, तो 3 H 3 OH मिलकर 3 H2 बना देंगे, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ हाइड्रोजन को कट कर दिया। अब मेरे पास बचा क्या है? अगर आप ध्यान दें तो मेरे पास केवल बचा है क्या? R बचा है, लिख देंगे। फिर क्या बचा है? N बचा है, और देखिए C बचा है, यानी आइसोसाइनाइड। NC को आइसोसाइनाइड कहते हैं। आपको आइसोसाइनाइड मिला, 3 KCl निकल गया और 3 जल निकल गया। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेथिलेमीन को जब क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराए हैं तो देखिए यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के साथ 3 KOH लग गए हैं। फिर हमने जैसे निकाला था 3 KCl और 3 H2O, और बाद में क्या बचा था? NC। मेथिल लिया तो मेथिल आइसोसाइनाइड, एथिल लेंगे एथिल आइसोसाइनाइड, एनिलीन लेंगे तो फेनिल आइसोसाइनाइड मिलेगा। यही कार्बिल एमीन अपक्रिया है, जिसमें एमीन समूह, हमारा जो एमीन समूह है NH2 समूह है, वो NC में बदल जाता है। यही चीज़ स्टेटमेंट में भी बताया गया है कि एमीन समूह को आइसोसाइनाइड समूह में बदलने वाली अपक्रिया को कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। जब कोई भी प्राथमिक एमीन एलिफैटिक या एरोमेटिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो आइसोसाइनाइड नामक दुर्गंधपूर्ण पदार्थ बनता है। इसी अपक्रिया को कार्बिल एमीन अपक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। दूसरा दिया है हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया। तो हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया में हम करते क्या हैं? जब किसी एमाइड को ब्रोमीन और KOH से क्रिया कराते हैं तो आपको कम कार्बन वाला एमीन प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने लिया CH3CONH2, इसमें ये जो CO समूह है यही यहाँ से गायब हो जाता है। तो अगर हम CO को गायब करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमको? CH3NH2 कम कार्बन वाला एमीन मिला है। तो जब हम किसी भी एमाइड को ब्रोमीन और KOH से क्रिया कराते हैं तो हमको कम कार्बन वाला एमीन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हम हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया कहते हैं। अब आते हैं अगली अपक्रिया पे, स्मिट अपक्रिया। ये बहुत आसान है। अगर आप कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं और इसको हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो प्राथमिक एमीन बनेगा। किस प्रकार बनेगा उसको भी ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा RCOOH लिखा है, और इसको क्रिया करा हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र होता है N3H, जिसको हम समझाने के लिए N2 और NH करके लिख रहे हैं। देखिए ये N3H हो गया। यह क्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है। इस क्रिया में जो जो चीज़ें अलग हो जाती हैं उनको हम कट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से ये N2 गैस, इसको आप कट कर देंगे। देखिए यहाँ N2 गैस निकली है, और साथ ही साथ यहाँ से CO2 निकाल देंगे। देखिए यहाँ पर CO2 भी निकला है। अब जो बच गया वही जोड़ के लिख दीजिए। देखिए R बच गया है, N बच गया और 2 हाइड्रोजन बच गए, यानी बना है RNH2। तो देखिए यहाँ पर आपको प्राथमिक एमीन मिल गया है। R की जगह पे CH3 रख दीजिए, या आप चाहें तो फेनिल समूह भी रख सकते हैं। तो इस अपक्रिया में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल से एमीन समूह को प्राप्त करते हैं। इसके बाद आता है कि निम्नलिखित अपक्रियाओं को पूर्ण कीजिए।
और जो यौगिक मिलेंगे उनके नाम और सूत्र भी लिखना है। ऐसा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 2 खंड में, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इन दोनों खंडों को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया है कि अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करें, सबको मालूम है कि अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करते हैं तो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, जो कि यौगिक ए है। और ये बना कैसे, अब ये बना कैसे, फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बना, तो देखिए हमने यहाँ कैल्शियम फॉर्मेट की संरचना को ओपन कर लिया है, HCOO का होल ट्वाइस ये। अब यहाँ पर इस क्रिया में होता ये है कि यहाँ पर जो CaCO3 है वो कैसे अलग होगा, तो देखिए यहाँ पर हम ये CaCO2 और यहाँ पर H, ये CaCO3 को अलग कर दीजिए, तो देखिए ऊपर H बचा है, नीचे CHO बचा है, यानी यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड बन गया है। तो कैल्शियम फॉर्मेट का आसवन करने पर फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बना वो आपने समझ लिया। हमारा यौगिक ए हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH से क्रिया कराना है। ये कौन सी अब क्रिया है, तो फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH से क्रिया कराने पर केनिजारो क्रिया होती है, जहाँ एल्डिहाइड के एक अणु का अपचयन होता है अल्कोहल में और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होता है अम्ल के लवण में। तो यहाँ हमारा जो सोडियम फॉर्मेट है वही अम्ल का लवण है, वही यहाँ पर यौगिक बी है, तो हमने उसका नाम लिख दिया। अगला आता है कि अगर हम कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण का शुष्क आसवन करें तो यहाँ पर हमको यौगिक सी मिलेगा, उसको HCN से क्रिया कराएंगे तो D मिलेगा और जल अपघटन करेंगे तो E मिलेगा। तो ये C, D, E और E और कौन है, तो आप देखिए यहाँ कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का जब हमने शुष्क आसवन किया तो हमको एस्टल्डिहाइड मिला। अब ये एस्टल्डिहाइड कैसे मिला, आइए पहले इसी को समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर आप इसका हिंट देखें तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले कैल्शियम एसीटेट की संरचना यहाँ बना ली है और कैल्शियम फॉर्मेट की संरचना बना ली है। इस क्रिया में आपको केवल करना ये है कि यहाँ पर इतनी चीज़ों को आपको अलग कर लेना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को आपको अलग कर लेना। अब यहाँ पर देखिए तो एक कैल्शियम पूरा ऊपर का हिस्सा ले जाएगा, क्या है ऊपर कैल्शियम के साथ, कैल्शियम के साथ C है, O है, O है, O है, यानी एक CaCO3 ऊपर बन जाएगा। और एक कैल्शियम जो ये वाला कैल्शियम वो निचला हिस्सा ले जाएगा जिसमें कार्बन है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन है। तो एक कैल्शियम ऊपर का CO3 लेके CaCO3 बनाएगा, दूसरा कैल्शियम नीचे का ये पूरा कार्बन और 2 ऑक्सीजन इधर, 1 ऑक्सीजन इधर, 3 लेके CaCO3 बनाएंगे, 2 CaCO3 बनेंगे। अब ऊपर क्या बच गया, देखिए यहाँ बच गया CH3 और यहाँ बच गया CHO, तो एक CH3CHO वहाँ बनेगा, एक CH3CHO यहाँ बनेगा, यानी एस्टल्डिहाइड के 2 अणु बन जाएंगे। अब जब आपके एस्टल्डिहाइड का 2 अणु बन गया तो यानी यौगिक C जो हमारा है वो हमारे पहचान में आ गया है। अब इसको HCN से क्रिया कराना है। ये कैसे होता है, तो आप सबको मालूम है कि अगर हम CH3CHO को ऐसे लिखें, ये देखिए CH3 और यहाँ हमने लिख दिया CHO, यही है। इसको अगर हम HCN से क्रिया कराते हैं तो देखिए बहुत आसान है। यहाँ पर जब ऑक्सीजन इस बॉन्ड को खींचेगा तो इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। और HCN में H पर प्लस होता है, CN पे क्या होता है, माइनस। तो जाहिर सी बात है ये H प्लस जुड़ने जाएगा O के पास और क्या बना लेगा, OH बना लेगा, ठीक है। और ये CN कहाँ जुड़ेगा, ये CN कार्बन से जुड़ करके CN बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ किया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये CN बन गया है और ये बन गया OH। इस यौगिक का नाम होता है साइनोहाइड्रिन। अब जब हम इसका जल अपघटन करते हैं तो जल अपघटन करने पर जो ये हमारा CN समूह है, यह CN समूह बदल जाता है COOH में और हमको मिलता है लैक्टिक अम्ल। अगर किसी को ये समझना है कि CN COOH में कैसे बदला, तो देखिए यहाँ जब हम CN समूह की बात करते हैं तो इसका जल अपघटन करने में जल के 2 अणु लगते हैं। पहला अणु जब आता है तो वह यहाँ पर एक बंध को तोड़ते हुए जल का H देता है इसको और इसको देता है O। तो देखिए जल के पहले अणु का H2 मिल गया नाइट्रोजन को और O मिल गया कार्बन को। जब दूसरा अणु आता है वो इस बंध को तोड़ता है तो नाइट्रोजन को केवल देता है H और इसको देता है OH। तो आप यहाँ पर देखिए इस हिस्से में CN की जगह बन गया COOH और जो नाइट्रोजन था वो NH3 बन करके यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पर आपको CN की जगह पर COOH मिल जाता है। यह हमारा यौगिक E है जिसका नाम क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है।
अगला दिया है निम्नलिखित से एथिलेमीन कैसे प्राप्त करेंगे, यानी मेथिल साइनाइड, प्रोपेनेमाइड, एसिटामाइड, नाइट्रोएथेन और एथिल आइसोसाइनेट से आप एथिलेमीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए बहुत आसान तरीका होता है। मेथिल साइनाइड से अगर आपको एथिलेमीन प्राप्त करना है तो इसके लिए सबसे आसान काम ये होता है कि आप मेथिल साइनाइड को अगर समझें तो मेथिल साइनाइड मतलब होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। और अगर आपको इससे एथिलेमीन प्राप्त करना है तो आपको करना ये होता है कि आप इसका अपचयन कर दीजिए। अपचयन करने से क्या फ़ायदा होता है, अपचयन करते समय ये जो 2 पाई बंध हैं जिसको मैं रेड कर दे रहा हूँ ये गायब हो जाएंगे। ये गायब होने से क्या होता है आइए देखते हैं। जब ये गायब हो जाएंगे तो हमारे पास जो यौगिक बचेगा वो बचेगा CH3C और अब कार्बन नाइट्रोजन के बीच में एक बंध बचेगा। अब अगर आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ इस कार्बन के पास केवल 2 ही बंध हैं, यानी इसके भी 2 बंध कम हो गए। क्यों कम हुए, क्योंकि ये जो 2 बंध गायब हुए हैं इससे कार्बन को भी 2 बंध का नुकसान हुआ है और नाइट्रोजन को भी 2 बंध का नुकसान हुआ है। उसकी भरपाई करने के लिए यहाँ से ये जो 4 हाइड्रोजन हैं इसमें से 2 हाइड्रोजन कार्बन पे आके जुड़ जाएंगे। तो देखिए कार्बन पे जुड़ेंगे तो कार्बन हो जाएगा CH2 और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ जाएंगे तो देखिए बनेगा NH2। तो आपका यौगिक हो जाएगा CH3, देखिए फिर हो जाएगा CH2 और लास्ट में क्या हो जाएगा NH2 और हमारा एथिलेमीन प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला है कि प्रोपेनेमाइड से एथिलेमीन कैसे मिलेगा। तो देखिए इसके लिए प्रोपेनेमाइड में 3 कार्बन है, एथिलेमीन में 2 कार्बन चाहिए, यानी आपको यहाँ पर 1 कार्बन कम करना है। प्रोप की जगह पे आपको एथ चाहिए, 2 कार्बन चाहिए। तो इसके लिए हम हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया का उपयोग करते हैं जिसमें उस एमाइड को आप ब्रोमीन और KOH से क्रिया करा देंगे तो आपको 1 कार्बन कम वाला एमीन प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम प्रोपेनेमाइड से एथिलेमीन प्राप्त कर लेंगे। अगला दिया है एसिटेमाइड से एथिलेमीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए एसिटेमाइड की संरचना यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब एसिटेमाइड में अगर एथिलेमीन प्राप्त करना है तो हमको यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इस ऑक्सीजन को यहाँ से हटा देंगे। इसके लिए ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से यहाँ क्रिया करके H2O बना लेगा। अब जब ये ऑक्सीजन यहाँ से चला जाएगा तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के जाते ही कार्बन के 2 बंध खाली हो गए हैं। अब ये जो कार्बन के 2 बंध खाली हुए हैं इन कार्बन के 2 बंध की भरपाई करने के लिए यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो आपके कार्बन के पास जब वहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा CH2 और हमारा एथिलेमीन प्राप्त हो जाएगा। अगला दिया है नाइट्रोएथेन से एथिलेमीन कैसे मिलेगा। तो आप खुद देखिए नाइट्रोएथेन में 2 ऑक्सीजन हैं जबकि एथिलेमीन में एक भी ऑक्सीजन हमको नहीं चाहिए। इसका मतलब हमको वहाँ से ऑक्सीजन हटाना है। इसके लिए हम कोई ना कोई अपचायक पदार्थ ले लेते हैं जहाँ से नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न होगा। वह नवजात हाइड्रोजन इन दोनों ऑक्सीजन से क्रिया करके 2H2O बना लेगा और उन ऑक्सीजन की भरपाई 2 हाइड्रोजन जाके कर देंगे और हमको एथिलेमीन प्राप्त हो जाएगा। अगला दिया है एथिल आइसोसाइनेट से एथिलेमीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो एथिल आइसोसाइनेट का सूत्र होता है C2H5NCO। अगर इसको KOH से क्रिया करा दें तो एथिलेमीन प्राप्त होगा। अब किस प्रकार प्राप्त होगा इसके लिए हम समीकरण को डिटेल कर देते हैं। तो देखिए आप यहाँ लिखिए C2H5, यहाँ हमने लिख दिया NCO। यहाँ KOH के 2 अणुओं से क्रिया इसलिए कराते हैं क्योंकि KOH के एक अणु में एक ही हाइड्रोजन है और एमीन बनाने के लिए NH2 बनाने के लिए कम से कम हमको 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसलिए हम KOH के 2 अणु लेंगे। अब होता ये है कि ये जो आपका C2H5N है ये इन दोनों हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके बना लेता है C2H5NH2 और जो बच गया उसको अगर आप देखें तो वह क्या बना पाया, ये देखिए ये बन गया K2C और ऑक्सीजन 3 बार है यानी CO3 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर K2CO3 निकल गया है और हमारा जो ये C2H5N था ये 2 हाइड्रोजन को लेते हुए बना लिया है C2H5NH2 और इस प्रकार हमको एथिलेमीन प्राप्त हो गया है। तो ये था बोर्ड 2025 का 347 KC क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में अगर आपको किसी अपक्रिया को डिटेल में ज़रूरत है समझने की तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना करके प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको ये अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराना अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम अगले प्रश्न पेपर को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।